हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम AWS के 2019 के पेपर के दूसरे सेट से कंप्यूटर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद डिटेल आंसर। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो 2019 के सेट ए का PRT का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का वो है टू एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन विच की विल यू प्रेस। तो यहाँ पर सारी फंक्शन की के ऑप्शंस दे रखे हैं F8, F9, F10 और F11। देखिए फंक्शन की को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने पुराने वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर हमें किसी एक्टिव या ओपन एप्लीकेशन में मेनू बार को एक्टिव प्रोग्राम में ओपन करना हो तो हमें कौन सी फंक्शन की का यूज़ करना होगा। तो हम फंक्शन की के यूजेस तो देख चुके हैं, अब ये देख लेते हैं कि मेनू बार को ओपन करने के लिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस एस्केप की को अगर हम प्रेस करते हैं एक साथ तो हमारा जो स्टार्ट मेन्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एस्केप की। और F10 से क्या होगा, एक्टिव द मेन्यू बार इन द एक्टिव प्रोग्राम में अगर हमें मेन्यू बार को एक्टिव करना है तो हमें कौन सा की प्रेस करनी होगी, F10। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा F10। So F10 is the answer to activate the menu bar of an open application। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what does URL stand for। तो हमसे URL की फुल फॉर्म पूछी गई है और हमें ये जो है वो ऑप्शंस दिए गए हैं। अब URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। A domain name is a part of a URL which stands for Uniform Resource Locator। तो जो भी हमारे डोमेन का जो नाम है, जो भी वेबसाइट है उसका नाम है, वो हमारा रिसोर्स है और वो यूनिफॉर्म है ग्लोबली, जो हमें लोकेट करता है कहीं भी। अगर आप वर्ड में कहीं भी आपका जो वेबसाइट का नाम है उसे आप डालेंगे तो यूनिफॉर्मली वही रिसोर्स लोकेट होगा, इसीलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ URL। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, नॉट यूनिवर्सल और ना ही लोकेशन। तो आंसर है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए आप सारे ऑप्शंस जो हैं वो कितने क्लोज दे रखे हैं, तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये एग्ज़ाम इतना सरल नहीं है, परंतु हाँ इसकी कट ऑफ भी कम ही जाती है। तो वैसे भी हमें 50% लाने हैं। अगर आप टोटल पूरे एग्ज़ाम में 50% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम स्लाइडर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन। तो इन्होंने जूम स्लाइडर को पूछा है कि ये किस में अवेलेबल होता है, स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में, स्टैंडर्ड बार में या क्विक एक्सेस टूल बार में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जूम स्लाइडर क्या होता है। In Microsoft Office product like Word, Excel and PowerPoint, a zoom bar or zoom slider is available for zooming। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें एक जूम बार होता है या जूम स्लाइडर होता है, इज़ अवेलेबल फॉर जूमिंग इन एंड आउट ऑफ डॉक्यूमेंट क्विकली एंड ईजिली, जिससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम इन कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और जल्दी से। द जूम स्लाइडर इज़ यूजुअली इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सॉफ्टवेयर विंडो एंड शुड रिजेंबल द पिक्चर ऑन दिस पेज। ठीक है, तो इसको कहाँ प्रेजेंट होता है, टूल बार में। ये देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक पिक है जिसमें ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इससे जूम होता है और ये कहाँ पर है, ये देखिए ये लिखा है टूल बार्स। तो टूल बार में ये प्रेजेंट है, जिसको हम जूम बार भी कह सकते हैं और जूम स्लाइडर भी कर सकते हैं। ये जूमिंग इन और आउट के लिए यूज़ होता है सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स में। और दिखता कैसा है, ऐसा। और इसमें हमारे ये देखिए ये ऑप्शन है, हम सिर्फ जूम कर सकते हैं 100%, 1 पेज को, 2 पेज को या पेज की विड्थ को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जूम स्लाइड ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन
स्टेटस बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड बार, ये इनमें से किसी में नहीं है। हमने देखा था टूल बार में है, तो इसका आंसर होगा क्विक एक्सेस टूल बार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउज़र। तो हम किसी भी टैब को ब्राउज़र में क्लोज कर सकते हैं बाय Ctrl+W या फिर Ctrl+F4। तो फंक्शन की का भी हमने देख लिया, Ctrl+W या Ctrl+F4 से हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं द करंट टैब इन एनी ब्राउज़र। तो यहाँ पर Ctrl+W ऑप्शन सही होगा, Ctrl+F4 यहाँ पर है नहीं, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अ प्रोग्राम दैट डिलीट्स all the data from a computer is. So the next question, a program that deletes all the data from a computer is वायरस, मेलवेयर, स्वीपर और एडवेयर। अब देखिए, हम मेलवेयर को अपनी पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 3 ऑप्शंस हैं वो वायरस, स्वीपर और एडवेयर। अब हम मेलवेयर को तो जानते हैं कि ये भी एक तरह का वायरस ही है, बट ये डिलीट नहीं करता है। और हम देख चुके हैं कि ये क्या करता है, हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको, उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है, और वो जो काम चाहता है वो काम करवाता है। यहाँ पर हमारे पास मेलवेयर तो हट गया, अब वायरस, स्वीपर और एडवेयर बचा है। So the virus that automatically deletes the file you try to open is the CIH virus। तो हमें ये तो पता चल गया कि वायरस होता है, और उसमें भी कौन सा वायरस होता है, CIH virus, also known as the Chernobyl virus, threaten to delete file automatically and erase the core system code kept in flash memory on the motherboard of certain type of computers। तो ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है एंड इरेज द कोर सिस्टम कोड, जो कि हमारी फ्लैश मेमोरी में होता है ऑन द मदरबोर्ड। तो CIH वायरस यानी कि चेरनोबिल वायरस होता है, जो हमारी फाइल्स को ऑटोमेटिकली ही डिलीट कर देता है। वहीं हम मेलवेयर देख चुके हैं, ट्रोजन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपने अगर हमारी वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ वुड यू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन। तो देखिए, हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट से और शॉर्टकट की से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर भी इन्हीं से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है। इसमें पूछ रहा है कि हमें कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, पर वो दूसरी फाइल से, दूसरी प्रेजेंटेशन से लेकर आनी है। तो कैसे लानी होगी, देखिए, जो एक इंसर्ट मेन्यू होता है पावर पॉइंट में, उससे हम कोई भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं, नई स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं, तो और पुरानी भी। तो ये देखिए, इन्होंने सारे में यही लिखा है, इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। अब क्या है, चूज स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स। अब देखिए, चूज स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स बोल रहे हैं, तो इसमें जो फाइल्स हैं वो दूसरी ही फाइल होगी। हमारी वो वाली फाइल तो उस पर तो हम काम ही कर रहे हैं, हमने सेव करी होगी तो वो फाइल बन चुकी होगी। तो हमारा इन्होंने क्वेश्चन था अदर प्रेजेंटेशन से, तो फ्रॉम फाइल्स ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। पर फ्रॉम प्रेजेंटेशन, देखिए, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम प्रेजेंटेशन बनाते ज़रूर हैं, पर उसमें लिखा नहीं होता है, और जिस प्रेजेंटेशन पे हम काम कर रहे हैं उसमें से स्लाइड को डुप्लीकेट तो कर सकते हैं। चूज़ स्लाइड से क्या होता है, हम नई स्लाइड चूज़ कर सकते हैं, उसमें लेआउट्स भी चूज़ कर सकते हैं। पर अदर प्रेजेंटेशन से अगर हमें कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना होगा, फ्रॉम फाइल्स का ऑप्शन चूज़ करना होगा, और उसके बाद उस फाइल में से जाकर उस स्लाइड को हम चूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज़ स्लाइड फ्रॉम फाइल्स। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर, अदर प्रेजेंटेशन में से स्लाइड इंसर्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन एक्सेल। तो अगर हम किसी एक्सेल में अगर हम डेसिमल प्लेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। देखिए, एक्सेल में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए डेसिमल को, टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल, सिलेक्ट अ सेल और सेल रेंज कंटेनिंग नंबर। तो हम किसी भी सेल रेंज को या सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें नंबर हो। प्रेस ऑल्ट की टिप्स अपीयर इन द रिबन,
उसके बाद क्या करना है, प्रेस H टू एक्सेस द होम टैब, डू नॉट प्रेस शिफ्ट, शिफ्ट नहीं दबानी है, बस प्रेस H को दबाना है, ऑल्ट की के बाद H को, और उसके बाद 0 को प्रेस करना है टू अप्लाई इंक्रीज डेसिमल, और अगर हमें कम करना है प्रेस 9 टू अप्लाई डिक्रीज डेसिमल। तो ऑल्ट और H तो हमारा कॉमन है, उसके बाद अगर हम 0 को दबाते हैं तो हमारी डेसिमल इंक्रीज हो जाएंगी, और अगर 9 को दबाते हैं तो हमारी डेसिमल डिक्रीज हो जाएंगी। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा, ऑल्ट प्लस H प्लस 0 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें इंक्रीज़ करना है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को। अगर हमें डिक्रीज़ करना होता तो ऑल्ट प्लस H प्लस 9 सही होता। तो हम अब देख चुके हैं डेसिमल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का प्रोसेस। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सेल से ही है, विच फंक्शन की जनरेट अ बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यू एंटर इन एक्सेल। तो वो बार ग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं कि जो चार्ट है उसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं जब हम एक बार अपनी वैल्यूज़ को एक्सेल में एंटर कर चुके हों। तो F9, F10, 11 और F12 ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए, एक्सेल अलाउ यू टू क्रिएट अ चार्ट बाय सिलेक्टिंग द डाटा एंड प्रेसिंग द F11 की। तो हमें क्या करना है, अपना जो जिस पे हमें चार्ट बनाना है उस डाटा को हम सिलेक्ट करना है, उसके बाद F11 की को प्रेस करना है। इन रिस्पॉन्स एक्सेल क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट चार्ट ऑन अ न्यू शीट। तो उससे क्या होता है, वो एक चार्ट बना देता है न्यू शीट पर। अच्छा, ये तो एक ऑप्शन हो गया F11 का। अगर हम ऑल्ट प्लस F1 को भी यूज़ करते हैं शॉर्टकट, विच क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट चार्ट एज अ चार्ट ऑब्जेक्ट एम्बेडेड इन द करेंट वर्कशीट। अगर हमें उसी वर्कशीट पे चाहिए तो हमें ऑल्ट प्लस F1 को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो उसी शीट पर चार्ट लाने के लिए ऑल्ट प्लस F1 शॉर्टकट को यूज़ करना होगा, और दूसरे शीट पर लाने के लिए F11 की का यूज़ करना होगा। पर हमारा जो ऑप्शंस थे उसमें F9, F10 और F11 और F12 दे रखा है, तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही होगा, F11 हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये हमारा कल वाला पेपर है जिसमें हमने कंप्यूटर्स के क्वेश्चन करे थे। इसमें ये क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग की इज़ यूज फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग। तो इसमें मैंने जो इसका ऑप्शन था ये F3, F5, F7 और F9 में F5 को सही बताया था कि हम F5 से चेकिंग ग्रामर और स्पेलिंग कर सकते हैं। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसका सही आंसर है F7। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं फंक्शन की को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप यदि उसमें अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर F7 है। F5 मेरे से गलती से बोल दिया था, उसके बाद जब मैंने बाद में चेक किया तो उसका आंसर F7 है। तो इट्स जस्ट अ ह्यूमन एरर, जस्ट इग्नोर इट एंड रिमेंबर द राइट आंसर विच इज़ F7। एंड वन मोर थिंग, जब मैंने नेशनल हाईवे का जो वीडियो बनाया था उसमें मैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना भूल गई थी। तो आपके मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप क्वेश्चंस भी दिखा दीजिए। तो इसका मैंने क्वेश्चन देखा है, नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स। देखिए, इसका पूरा मैटर तो मैंने आपको उस वीडियो में दे दिया था, पर क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी रह गई थी। तो नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स इनका क्वेश्चन है। अगर आपने वो नेशनल हाईवे की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके नेशनल हाईवे की वीडियो भी देख सकते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है दिल्ली अमृतसर, दिल्ली मुंबई, वाराणसी, कन्याकुमारी, पठानकोट और समाखेली। तो देखते हैं कि इसका आंसर, इसको डिटेल में देख लेते हैं। सो व्यूअर्स, नेशनल हाईवे 1 और NH1 was a national highway in northern India that linked national capital New Delhi to the town of Atari in Punjab near the India-Pakistan border. Old National Highway 1 is in its entirety was a part of historic Grand Trunk Road और simply known as GT Road। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा इस वीडियो में लिया है और इसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मुग़ल पीरियड से, ब्रिटिश पीरियड से भी AWS में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और NH1 एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है जिसे मैंने उसमें बताया है, पर एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए कि NH1 जो है वो दिल्ली से अटारी को कनेक्ट करता है।
और ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के क्लोज़ है अटारी जो है। और इसको पहले NH1 को पहले क्या बोला जाता था, हिस्टोरिक वॉज अ पार्ट ऑफ, ये जो NH1 है वो पार्ट है हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड और GT रोड का। अब GT रोड क्या है, तो GT रोड है द ग्रैंड ट्रंक रोड फॉर्मली नोन एज उत्तर पाथ। तो उत्तर पाथ बोला जाता था इसको, फिर बोला जाने लगा सड़क ए अजाम, जो हम सड़क बोलते हैं, सड़क ए अजाम इसको नाम दिया गया। फिर बादशाही सड़क नाम दिया गया। फिर सड़क ए शेर शाह इज़ वन ऑफ द एशियाज़, पूरे एशिया का ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड है। तो इसके जो नाम हैं इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए, उत्तर पाथ, सड़क ए अजाम, बादशाही सड़क, सड़क ए शेर शाह, और ये एशिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा मेजर रोड है फॉर एटलीस्ट 2500 ईयर्स। तो 2500 सालों तक ये एशिया का सबसे पुराना और लंबा मेजर रोड रहा। इट हैज़ लिंक्ड, उसके साथ साथ इसने लिंक किया सेंट्रल एशिया टू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो 2500 साल तक इट हैज़ लिंक्ड सेंट्रल एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, हमारे जो देश है उससे सेंट्रल एशिया को लिंक किया है 2500 सालों तक। उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, अब पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान ने क्या किया है, हमारा रूट कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से हमने ईरान में अभी 4 बाहर पोर्ट भी बनाया है। खैर वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चला जाएगा। अभी हमें क्या करना है, उत्तर पाथ देखना है। तो उत्तर पाथ किसने बनाया था, देखिए चाणक्य के दिमाग की फल है ये, उनकी नीतियों का फल है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन एंशियंट इंडिया, तो मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले इसे बिल्ड किया गया था, बिल्ड हिज हाईवे। तो सोचिए, जो लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों ने आके रोडें बनाई हैं, अंग्रेज़ों ने आके रेलवे बिछाई हैं, उन्होंने सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट किया है। हाईवे पहले से भी थे, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे उत्तर पाथ कहते हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने एंशियंट इंडिया में बनाया था। बिल्ड हिज हाईवे अलोंग दिस एंशियंट रूट कॉल्ड उत्तर पाथ इन द 3rd century BC। तो जब क्राइस्ट थे भी नहीं, जब इनकी संस्कृति कुछ थी भी नहीं, उससे पहले 3rd century में हमारे मौर्यन एम्पायर में ये एक ग्रैंड रोड बन चुकी थी जिसका नाम था उत्तर पाथ। फिर क्या हुआ, इसे एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंडेड इट फ्रॉम माउथ ऑफ गैंगीज, तो गंगा यानी कहाँ, गंगा जो है गंगोत्री से, टू द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर। फर्दर इम्प्रूवमेंट टू दिस रोड वॉज मेड अंडर अशोका। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक बिंदुसार आए थे, उनके पुत्र, और बिंदुसार के बाद कौन आए थे, अशोक। तो अशोक के राज्य में इसे और बड़ा किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज रीबिल्ड मैनी टाइम्स अंडर शेर शाह सूरी। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पर सड़क ए शेर शाह भी नाम रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है कि उसके बाद हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए और उसकी वजह से रोड टूट गई, जिसको कई बार रीबिल्ड करवाया मैनी टाइम्स अंडर शेर शाह सूरी। द मुगल्स एंड द ब्रिटिश अलोंग द पार्टली सिमिलर रोड। तो उसके बाद मुगल्स ने और उसके बाद ब्रिटिश ने भी इसको अलग अलग तरीके से इसको जो है रीबिल्ड करवाते रहे हैं। इसकी मरम्मत और जो भी मेंटेनेंस है वो होती रही। तो वो क्यों करवा रहे थे, आप देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट और रोड है कि जो भी एम्पायर आया है उसने फिर इस पे ध्यान दिया है। क्यों, क्योंकि ट्रेड तो सबको करना है। जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो आज की हो चाहे वो पुरानी हो, ट्रेड से ही उनका काम चलता है, और इसीलिए हर एम्पायर ने इसको रीबिल्ड करवाया है। द ओल्ड रूट वॉज री अलाइंड बाय सूरी टू सुनारगढ़ एंड रोहतास। The Afghan end of the road was rebuilt under Mahmud Shah Durrani. The road was considerably rebuilt in the British period between 1833. तो ब्रिटिश पीरियड में पहले तो इन्होंने काम करवाया, अफ़गान एंड ऑफ द रोड महमूद शाह दुरानी ने करवाया,
और उसके बाद इसको कंसिडरेबली रीबिल्ड करवाया है ब्रिटिश पीरियड में बिटवीन 1833। तो सब ने इसकी इम्पोर्टेंस देखी है, हर एम्पायर ने, इसीलिए इसको रीबिल्ड करवाया, इसको मेंटेन किया, जिसे बनाया था उत्तर पाथ के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उत्तर पाथ के बाद इसको सड़क-ए-आज़म, बादशाही सड़क और शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी ने कई बार इसे रीबिल्ड करवाया, मुगल्स ने भी करवाया और फिर एंड में ब्रिटिश पीरियड में इसको सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज मिली। तो अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।